नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। मित्रों, इसका पहले वाला वीडियो हमने मल्टीग्रेन आटा के बारे में देखा और बहुत विस्तार से हमने समझा कि सच में मल्टीग्रेन आटा हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, पर हर एक ग्रेन की क्या क्वालिटी है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, ये सच में हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, इसकी इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लेंगे। रोजाना के जीवन में सबसे ज्यादा अगर हम किसी अनाज का उपयोग करते हैं तो वो है गेहूं। गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहा गया है और आचार्य वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदय नाम के ग्रंथ में उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। वृष्यः शीतो गुरु स्निग्धो जीवनो वात पित्तः। वृष्य यानी कि शुक्राणु बढ़ाने वाला गेहूं है, शीत यानी कि ठंडा है, गुरु यानी कि पचने में थोड़ा भारी है, मीठा है, और जीवन यानी जीवन देने वाला द्रव्य, मतलब शरीर को संभालने वाला उत्तम द्रव्य है। वात पित्तः यानी शरीर में वायु और पित्त को कम करता है और नेचुरली कफ को बढ़ाता है। दूसरी लाइन में वाग्भट जी ने कहा है कि संधानकरः मधुरो गोधूमः स्थैर्य कृतासरः, यानी कि शरीर में जब किसी हड्डी का जोड़ बनाना हो या फिर डीजेनरेटिव चेंजेस हो और उसमें रीजनरेशन करना हो, तब गेहूं उत्तम है। मीठा है, मीठा मतलब चीनी और गुड़ जैसा मीठा नहीं है, बल्कि इसका गुण मधुर है। मधुर गुण के बारे में शास्त्र में कहा गया है कि जन्म से जो सातम्य चीज होती है वो मधुर है, यानी अगर गेहूं आपको जन्म से खिलाया गया है तो उसे आप हमेशा सातम्य के रूप में खा सकते हैं। स्थैर्यकृत शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाला है, फिजिकल भी और मेंटल भी। शरीर अगर अच्छा रहेगा तो हम फिजिकली स्टेबल रहेंगे और मन अगर अच्छा रहेगा तो हम मेंटली स्टेबल रहेंगे। इस तरह गेहूं स्थैर्यकृत है और सर यानी लैक्सेटिव है। अगर थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन रहती हो तो गेहूं आप जरूर ले सकते हैं। इस तरह ये अच्छे खासे गेहूं के गुण बताए कि गेहूं किस अवस्था में आपको लेना चाहिए। आइडियली दोस्तों, मैं ऐसा मानती हूँ कि ज़्यादातर घरों में रोटी के लिए बारीक आटा पिसवाया जाता है। आयुर्वेद मानता है कि आटा जितना मोटा हो और बिना छलनी किया हुआ हो, यानी फाइबर वाला हो, वो आटा पचने में ज़्यादा हल्का होता है। अब सवाल आता है कि गेहूं किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो जिनके शरीर में अग्निमांद्य है, यानी पाचन शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, पाचन शक्ति वीक है, और जिनके शरीर में कफ ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, जो ओबीस हैं यानी बहुत मोटे हैं, जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिन्हें हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा है या कभी हो चुका है, जिन्हें फैटी लिवर है और जिन्हें शुगर है, ऐसे व्यक्तियों को जहाँ तक हो सके गेहूं का इस्तेमाल टालना चाहिए। और अगर लेना ही हो तो दोपहर के खाने में लें, रात के खाने में अवॉइड करना चाहिए। और जब आप गेहूं लेते हैं तो कोशिश हो कि पूरी और पराठे के रूप में लेने की बजाय रोटी के रूप में लें, ताकि उसमें तेल कम जाए, और अगर फुल्का रोटी होगी तो वो निश्चित ही शरीर के लिए अच्छी है। गेहूं के बाद दूसरे अनाज की हम बात करें तो वो है ज्वार। ज्वार के बारे में आचार्यों ने शास्त्र में कहा है कि ज्वार का गुण लघु है। लघु मतलब पचने में हल्का, बहुत आसानी से पच जाता है। रुक्ष है यानी सूखा है, शरीर में ड्राइनेस पैदा करता है। शीत है यानी स्वभाव से ठंडा है, और कफ पित्तनाशक है, इसलिए शरीर में कफ और पित्त का स्तर कम करता है और नेचुरली सूखा और रुक्ष होने के कारण वायु का स्तर बढ़ाता है। ज्वार आमतौर पर शरद और ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम में या भाद्रपद की गर्मी में लेना फायदेमंद है। इसके अलावा किन व्यक्तियों को ज्वार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो जिनके शरीर में वायु के रोग हैं, शरीर में ड्राइनेस वाले स्किन डिजीजेज हैं, ऐसे व्यक्तियों को ज्वार का इस्तेमाल मात्रा में कम करना चाहिए। जनरली शरीर में वायु बढ़ती है, उसके कारण आंतों में ड्राइनेस होता है और उसी वजह से ज़्यादातर केसेस में कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन वाले मरीजों को ज्वार का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। अगर कभी ज्वार लेनी हो तो भी ज्वार की रोटी पर अच्छे से 1-2 चम्मच घी डालकर लेनी चाहिए। वजन कम करने के लिए भी
ज्वार उत्तम है क्योंकि पचने में हल्की है, और इसी तरह जो व्यक्ति ओबेस है और डायबिटीज़ है तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी ज्वार एक उत्तम अनाज है। अब हम बात करते हैं बाजरे की। हम जानते हैं कि सौराष्ट्र में घर घर में लोग हमेशा बाजरा खाते हैं। वहाँ लोग पूरे साल का बाजरा भरकर रखते हैं। तो बाजरे के गुण के बारे में शास्त्र में कहा गया है कि बाजरा रुक्ष है यानी सूखा है, इसके अलावा उष्ण है यानी इसकी क्वालिटी गर्म है। जिनके शरीर में गर्मी का असर ज़्यादा है उन्हें बाजरा नहीं खाना चाहिए। पचने में गुरु है यानी भारी है। बाजरा, ज्वार और रागी या नाचनी से पचने में भारी है, लेकिन गेहूं से पचने में निश्चित हल्का है। और बाजरा कफ वातनाशक है यानी शरीर में कफ और वायु के रोग दूर करता है और नेचुरली पित्त बढ़ाता है। जैसा मैंने कहा कि बाजरा थोड़ा गर्म है, इसलिए आमतौर पर हेमंत, शिशिर और वर्षा जो ठंडी ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में बाजरा ज़रूर लेना चाहिए। ये शरीर में गर्मी प्रदान करता है। कई जगह ऐसा रिवाज है कि बाजरे की रोटी पर तिल डाला जाता है। तिल भी थोड़ा गर्म होता है, इसलिए तिल वाले बाजरे की रोटी शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। और बाजरे की रोटी गुड़ और घी के साथ खाने की परंपरा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो शरीर में श्रेष्ठ शक्ति प्रदान करता है। जिन बहनों की डिलीवरी हुई होती है, ऐसी बहनों को हमारे घर की परंपरा के अनुसार बाजरे की रोटी खिलाई जाती है। क्योंकि बाजरा गर्म है तो शरीर की जो बची हुई गर्मी है उसे निकाल देता है, और बाजरे में दूध बढ़ाने वाला गुण भी है, यानी कि डिलीवरी के बाद अच्छा स्तन्य आए, फीडिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सुधरे, इसके लिए भी बाजरा उत्तम है। वजन कम करने के लिए भी बाजरा निश्चित ही उत्तम है। इसके अलावा आपके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, थोड़ी बहुत वीकनेस लगती हो, तो ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिन्हें बाजरे से आप पूरा कर सकते हैं। अब आपको सवाल होगा कि किन व्यक्तियों को बाजरा नहीं लेना चाहिए। तो जिनके शरीर में पित्त के कारण पित्तज रोग बार बार होते हैं, जैसे एसिडिटी, स्किन डिजीज वगैरह, और जिनके अंदर से गर्मी ज़्यादा रहती है, ऐसे व्यक्तियों को जहाँ तक हो सके बाजरा नहीं लेना चाहिए, और अगर ले तो ठंडी ऋतु में कभी कभार लेना चाहिए। अब हम देखें रागी या नाचनी के बारे में। रागी के बारे में शास्त्रकारों ने कहा है कि ये लघु है यानी पचने में बहुत हल्का है और अनुष्ण है। अनुष्ण मतलब न तो शीत न उष्ण, यानी न ठंडा न गर्म, इसका नाम अनुष्ण है। यानी कि रागी से किसी को ठंड भी नहीं पड़ती और गर्मी भी नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, किसी भी ऋतु में रागी का सेवन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा है कि मुझे वज़न नहीं बढ़ाना लेकिन शरीर में ताकत बढ़ानी है, तो उसे ज़रूर रागी का सेवन करना चाहिए। आप आज भी अगर डांग और सापुतारा की तरफ जाएं तो वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो पूरा दिन बहुत काम करते हैं, वे रागी और नाचनी से ही स्वस्थ रहते हैं। उनके घर में आपको रागी के रोटी या फिर पापड़ ज़रूर देखने मिलेंगी। रागी के बारे में तर्पण कारक शब्द प्रयोग हुआ है, यानी ये शरीर में तृप्ति देता है, संतोष देता है। बच्चों के विकास के लिए और बच्चों में कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी न हो, इसके लिए उन्हें बार बार रागी का सेवन ज़रूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों, गेहूं, ज्वार, बाजरी और रागी की विस्तार से जानकारी हमने ली। अब आपको होगा कि हम भारतीय जो रोज़ खाते हैं उस दाल, भात के, चावल के बारे में जानकारी तो आपने दी ही नहीं। तो दोस्तों, चावल के बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।